तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्लासिफिकेशन जीआईटी में देखेंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं स्टमक पे। स्टमक में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है जो आजकल पूछा जा रहा है हर बार, इस बार भी एनआईसीएटी में क्वेश्चन था, तो जॉनसन क्लासिफिकेशन एनआईसीएटी और आई थिंक नीट में क्वेश्चन था। ठीक है, तो जॉनसन क्लासिफिकेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 है। ठीक है, सबसे पहले 5 याद कर लो। 5 एनसेड इंड्यूस, जो बहुत ज़्यादा एनसेड्स यूज़ करता है। ठीक है, पेन किलर्स, तो उनमें भी पेप्टिक अल्सर डिजीज होने का चांस है। तो एनसेड खाने से अगर कोई हो रहा है उसको टाइप 5 बोलेंगे, ये पहला याद रख लो। टाइप 1, जो टाइप 1 है उसको ऐसे याद रखो, जो टाइप 1 है वो तुम्हारा मेनली कहाँ होगा, 1 इज़ द मोस्ट कॉमन सबसे पहले। ठीक है, और 1 तुम्हारा होता है, 1 को आई की तरह लिख सकते हो, इंसीजूरा टर्मिनैलिस। 1 को आई की तरह लिख सकते हैं ना, इंसीजूरा टर्मिनैलिस कहाँ होता है, ये लेसर कर्वेचर पे होता है, ये याद रख लो। दूसरा याद रखिए टाइप 2, दो दो कैसे याद रखते हैं, दो दो जगह होता है, दो दो जगह होता है। तो दो दो जगह कहाँ होता है, एक 2 फॉर बी, बी से बॉडी, और डी, बी 2 याद रखो, 2 फॉर बी, ए बी में बी आता है ना दूसरे नंबर पे, और 2 को डी भी बोलते हैं, दो 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 डियोडेनम। तो डियोडेनम के किस पार्ट में होगा, ऑब्वियस है फर्स्ट पार्ट में होगा, D1 में। ठीक है, तो दो दो जगह होता है, एक तो बी में बॉडी में और एक डी में डियोडेनम में। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 3 कैसे याद रखेंगे, 3 अक्षर है, 3 बोले तो प्री, 3 बोले तो प्री, तो प्री पाइलोरिक में होता है, इजी। 4 बस याद रख लो एक अलग से, बस 4 हाई होता है बहुत ज़्यादा, हाई ऑन लेसर कर्वेचर, हाई ऑन लेसर कर्वेचर। तो हो गया ना हमारा फर्स्ट, आई फॉर इंसीजूरा टर्मिनैलिस। ठीक है, सेकंड, दो दो जगह होता है। ठीक है, एक तो बी में एक तो डी में, तो बॉडी ऑफ द स्टमक में और डियोडेनम के फर्स्ट पार्ट में। 3 बोले तो प्री पाइलोरिक। 4 बस याद रखना है हमको, 4 कहाँ होता है तुम्हारा, हाई पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर में। 5 तो हमने पहले ही याद रख लिया था, एनसेड्स खाने के कारण होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारा कि मोस्ट कॉमन कौन है, 1। अब ये देखो ये 1 है, 1 को थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो 2, और 2 को और थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो 3। तो ये याद रख लो, 2 और 3 ही एक मात है जहाँ पर एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड होता है, जिसके कारण 2 और 3 होता है। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन, तो ये इंक्रीज, बाकी सब में कहीं डंडे नहीं मिलेंगे। 1 4 सिंगल डंडा, इसमें तो डंडा भी नहीं है, तरीका है बस याद रखने के। तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड यहाँ पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एसिड का हाइपर सिक्रीशन नहीं है, नो। मोस्ट कॉमन कौन हो गया, 1। अब आते हैं ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ वाइज से, तो 1 2 3 को एक जगह रख लो, 4 5 का ट्रीटमेंट सबसे अच्छा है, एनसिड्स को स्टॉप कर दो, कुछ करना ही नहीं है। 1 में क्या करना है, डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी कर लो, इंसीरा टर्मिनलिस में है ना। अब इनमें क्या है, इनमें तो एसिड का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, तो वेगस नर्व को काटना ही पड़ेगा, तो ट्रंकल वैगोटोमी, क्योंकि वेगस नर्व ही एसिड का सिक्रीशन कराता है, प्लस एंट्रम को भी काटो, एंट्रक्टमी। 4 सबसे यूनिक है, हाई ऑन द लेसर कर्वेचर होता है। और 4 में एक और चीज़ याद रखना है कि मोस्ट कॉमनली यही ब्लीड करता है, ये वाला जो अल्सर होता है वो सबसे ज़्यादा ब्लीड करता है। तो यहाँ पे एक सर्जरी करते हैं जिसको हम लोग नाम याद सकते हैं, बस शू मेकर सर्जरी। 4 थोड़ा अलग है। ठीक है, या विस्को सेंडेज या पाउचेट, जो भी याद रखो, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर केलिंग मैंडलेनर सर्जरी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बस क्लासिफिकेशन है, 1 2 3 4 5 किसको कहते हैं, एंसर्स वाला कौन होता है। ये हो गया तुम्हारा जॉनसन क्लासिफिकेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टमक में फोकस करेंगे वो अपर जीआई ब्लीड क्लासिफिकेशन, जो अपर जीआई ब्लीड का क्लासिफिकेशन है उस पर फोकस करेंगे। उससे पहले मोस्ट कॉमन काउज ऑफ अपर जीआई ब्लीड, ये क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर।
सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, हमेशा याद रखना एंडोस्कोपी, ठीक है। दूसरा, अपर जीआई ब्लीड का जो 80% कॉज होता है वो नॉन वेरिशियल होता है और 20% वेरिशियल, मीन्स 80% ड्यू टू वायरसेस के कारण नहीं होता है, 20% सिर्फ इसोफेजियल वायरसेस के कारण होता है। जो क्लासिफिकेशंस हैं उसके पहले नेम याद रखते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक क्या है हमारा कि दो भाई होते हैं रॉकेल एंड बेलर, याद नाम रखना रॉकेल एंड बेलर। तो पहला स्कोर है रॉकेल एंड बेलर स्कोर। ये लोग क्या करते हैं, अपने ब्लैक कलर की फोर्ड कार से जाते हैं, ब्लैक कलर की फोर्ड कार, तो इसको होता है ब्लैक फोर्ड। तो ब्लैच फोर्ड याद रखना, ब्लैच BLATCH फोर्ड। तो ये ब्लैक कलर की फोर्ड से कहा जाते हैं फॉरेस्ट में। तो ये क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। तो कौन कौन गए, दो भाई है रॉकेल बेलर, ब्लैक कलर की फोर्ड कार से फॉरेस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट में जाने के बाद ये लोग अपना रिस्क कैलकुलेट करें कि कौन कितना ब्लीड करेगा। फॉरेस्ट में जाओगे तो ऑब्वियस है खून तो निकलना ही है, कोई भी जानवर पकड़ सकता है। तो ये लोग अपना ब्लीड रिस्क का क्लासिफिकेशन करें, किसको कितना ब्लीडिंग हुआ, तो एक ब्लीड रिस्क क्लासिफिकेशन होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। तो हम लोग फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन पे ही फोकस रहे क्योंकि क्वेश्चन इसी से आता है। तो कौन कौन चार टाइप के क्लासिफिकेशन हुए हमारे, पहला दो भाई रॉकेल एंड बेलर ब्लैक कलर की फोर्ड कार्ड से गए, ब्लैक फोर्ड क्लासिफिकेशन कहाँ गया फॉरेस्ट में, और वहाँ क्या बात करें ब्लीड रिस्क क्लासिफिकेशन। एक क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कौन कौन है जो कि एंडोस्कोपी से होता है, एंडोस्कोपिक बेस्ड क्लासिफिकेशन है। तो आप एंडोस्कोपी से देख रहे हो क्लासिफाई कर रहे हो, तो फॉरेस्ट पढ़ोगे ही तो उसी से याद हो जाएगा कि हाँ भाई इसमें एंडोस्कोपी से देख के ही पता करें। और दूसरा रोकेल एंड बेलर, ठीक है। तो रोकेल एंड बेलर जो थे फॉरेस्ट में गए थे ना, तो रोकेल एंड बेलर जो है और फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन ये जो दोनों है वो एंडोस्कोपिक बेस्ड है। ब्लैडफोर्ड और ब्लीड रिस्क क्लासिफिकेशन ये दोनों एंडोस्कोपिक बेस्ड नहीं है, तो ये याद रखना। अब हम लोग फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में क्या देखा गया कि अगर मान लो आप एंडोस्कोपी से जा रहे हो, आपको एक्टिव ब्लीड दिख रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, ब्लड दिख रहा है, तो आप सीधे 1 बोल दो। अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। 1 में अगर ब्लीडर है, जो ब्लीडिंग आर्टरी वो आपको ब्लीड होती हुई दिख रही, स्पॉटर्स दिख रहे हैं ऐसे कि खून के ऐसे बहाव धार आ रहा है, झरने बह रहे हैं, तो ये 1A है। अगर आपको ब्लड बस ऐसे ऊज आउट हल्का हल्का बहते हुए दिख रहा है, ऊजिंग टर्म लिख रहा है, तो ये 1B है, ठीक है। अगर आपको एक्टिव ब्लड दिख रहा है तो 1 पे चल जाओ। 1 में अगर आपको स्पॉटिंग ब्लीड मिल रहा है या ऊजिंग मतलब हल्का हल्का निकलना, तो 1B। अब टाइप 2 क्या कहेंगे, टाइप 2 तब कहेंगे जब आपको लग रहा हो कि ब्लीडिंग हो, मतलब ब्लीडिंग के साइंस प्रेजेंट हो, अगर विजिबल वेसल दिख जाए, ठीक है। अगर विजिबल वेसल दिख जाए तो ये डायरेक्टली है कि आपका 2A है, ठीक है, ठीक है। मतलब नॉन ब्लीडिंग है, वेसल्स तो दिख रहे हैं, ठीक है, पर वेसल्स में से ब्लड नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, 2B कब कहेंगे, जब आपको क्लॉट दिख जाए कि ये देख रहा वेसल्स इसके ऊपर क्लॉट है, इसका मतलब ब्लीडिंग हुआ था, तो ये साइंस ऑफ ब्लीडिंग है। दूसरा क्या है कि फ्लैट पिगमेंटेड ये जो वो है, जो क्लॉट है वो अब ब्लैक हो गया है, इसका मतलब क्लॉट बहुत पुराना था, तो ये पास्ट ब्लीडिंग के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2C, ठीक है। तो ये हो गया 2 और 3 क्या हो गया, क्लीन अल्सर बेस हो गया, मतलब अल्सर का बेस क्लीन है, मतलब कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ था, तो ये लो रिस्क हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 मतलब एक्टिव ब्लीड, एक्टिव ब्लीड को डिवाइड कर लो A और B में। A मतलब स्पॉटिंग हो रहा है और B मतलब ऊजिंग हो रहा है, ईजी। 2 मतलब कि इस ब्लीडिंग का स्टिग्माटा हुआ था, तो लग रहा है कि ब्लीडिंग हुआ था। A जब तुमको वेसल्स दिख रहा हो पर ब्लीड ना हो। B क्लॉट दिख रहा हो, ये क्लॉट कैसा है, रेड है, ठीक है, एडहेरेंट क्लॉट बोलते हैं इसको, एडहेरेंट क्लॉट। और सी क्या कहेंगे, जब रेड ब्लैक क्लॉट हो, सॉरी ब्लैक क्लॉट हो, पुराना क्लॉट। 3 मतलब कोई ब्लीडिंग ही नहीं हुआ हो, नो ब्लीड, तो क्लीन बेस अल्सर है, ठीक है, तो क्लीन बेस अल्सर हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा पहला जो ये तीनों है 1A B और ये 2A, ये क्या बताता है कि यहाँ पे जो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है वो ज़्यादा है, सॉरी ये 1A और 1B हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है, ठीक है। तो 1A और 1B, ठीक है। जो तुम्हारा ये है 3 है लो रिस्क,
कोई नहीं, और इन तीनों में इंटरमीडिएट रिस्क। ये हो गया फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, दैट्स ऑल। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और याद करना कि मोस्ट कॉमन ब्लीड कौन करता है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर में। तो आर्टरी का याद नाम रखो, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा अलग से कुछ नहीं पढ़ना, बस फॉरेस्ट याद रखो, इंडोस्कोपिक बेस्ड है ना, देख रहे हैं। जो स्टमक में क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है वो है बोमन्स क्लासिफिकेशन। तो ये बोमन्स क्लासिफिकेशन पहले है किस लिए, ये याद रख लो। ये कार्सिनोमा स्टमक के लिए हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है, ठीक है। इसमें टाइप 1 से लेके टाइप 5 तक है। तो जब भी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करो ना, तो इसका पहला और लास्ट वाला याद रखो। पहला इसको क्लासिफाई नहीं किया, जैसे नॉन क्लासिफाइबल, और 1 2 3 4 को देखते हैं हम लोग। पहले क्या होता है कि देखो, मान लो एक मास आ जाए जो बाहर ऐसे स्टमक में दिखे, डिफ्यूज पॉलीपॉइडल ग्रोथ या फंगेटिंग मास आ जाए, तो ये पहला अगर ऐसा दिख रहा है तो इसको टाइप 1 बोलेंगे, ठीक है। टाइप 2 किसको बोलेंगे, टाइप 2 बोलेंगे कि ये जो मास निकला, कि इसके मार्जिन पे अल्सर आ जाए, ये ऊपर ऐसे अल्सर आ जाए, इसको टाइप 2 बोलेंगे। ये जो फंगेटिंग मास था उस पर अल्सर आ जाए। टाइप 3 किसको बोलेंगे, टाइप 3 कब बोलेंगे, जो अल्सरेटेड लीजन है, वो लीजन था, अब देखो ये गैस्ट्रिक वॉल को भी इन्वॉल्व कर दे, तो गैस्ट्रिक वॉल को इन्वॉल्व करने लगा तो टाइप 3 बोले। देखो पहले ये मास बाहर था, दूसरे पीस पे अल्सर हुआ, तीसरा देखो अंदर घुस गया। टाइप 4 कब बोलेंगे, टाइप 4 तब बोलेंगे कि ये जब मास पूरी तरह से स्टमक में इन्वॉल्व हो जाए, ये पूरी तरह से स्टमक को इन्वॉल्व कर दे, गैस्ट्रिक वॉल को इन्फिल्ट्रेट कर दे, और डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन करे, और स्टमक को बना दे 4 लेदर बोतल लाइक, ठीक है। और इसको एक करेक्टरिस्टिक नेम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लिनाइटिस प्लास्टिका। तो इंपॉर्टेंट है, तो लाइन से याद रख लेंगे। कैसे, पहला क्या होगा कि पहले तुम्हारा मास ऐसे बाहर है, फंगेटिंग मास है, ठीक है। ये फंगेटिंग मास पे अल्सर हो गया, अब ये मास क्या हुआ, अंदर वॉल में आ गया, अब पूरे वॉल में कवर कर लिया, तो ये लैटिस प्लास्टिका 5 को तो हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इमेज में देख सकते। देखो ये पहला मास हुआ पॉलीपॉइडल ट्यूमर टाइप 1, ये देखो अल्सर हो गया टाइप 2, ठीक है, अल्सरेटेड हो गया ना। टाइप 3 इन्फिल्ट्रेशन कर गया, टाइप 4 पूरा ज़्यादा कर गया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो मैंने बताया वो सही है, ठीक है। टाइप 5 को क्लासीफाई नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम लोग देखेंगे वो है लॉरेंस क्लासिफिकेशन। बॉर्मन्स तो हमने पढ़ लिया, अब लॉरेंस क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये भी कार्सिनोमा स्टमक का क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला इसके जो दो टाइप है वो मेनली इंटेस्टाइनल टाइप है और डिफ्यूज टाइप है। याद कैसे करेंगे, ऐसे याद रखो कि जो इंटेस्टाइनल टाइप है वो एक जॉइंट फैमिली और एक ओल्ड एज थिंकिंग की टाइप है, मतलब कि एक बूढ़ा आदमी कैसा सोचता है उसके हिसाब से है। जो डिफ्यूज़ है वो एक यंग आदमी आज का जनरेशन कैसे सोचता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो एक बूढ़ा आदमी जो है, ओल्ड एज आदमी, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, इनडाइजेशन की, तो इसे याद रख लो, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ओल्ड एज को। तो इंटेस्टाइनल जो है लॉरेंस का, उसमें ही होता है। अब ओल्ड एज के आदमी कैसे गाने सुनते हैं, क्लासिकल टाइप, तो इसको क्लासिकल भी बोल सकते हैं। ओल्ड एज में मेल होते हैं मेनली, तो ये मेल में ज़्यादा होता है, मेल आदमी को ही मतलब मेन मान के चलो, ठीक है। ये एल्डरली होते हैं, ओल्ड एज है, ठीक है, 5th से 6th डिकेड में ज़्यादा होगा इंटेस्टाइनल टाइप। दूसरा क्या होगा, ये हमेशा जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं, तो वेल डिफाइंड बाउंड्री होता है, घर में रहेंगे, ठीक है। तो इनमें जो ग्लैंड्स दिखेंगे वो वेल डिफाइंड मिलेंगे, यहाँ पुअर ग्लैंड होंगे, ठीक है। इसको जैसे क्लासिकल बोला तो इनको ए टिपिकल बोला, ए टिपिकल वैरायटी, ये फीमेल्स में ज़्यादा होगा, यंग होगा, ठीक है। ये जो जनरेशन यहाँ पे मिले 2nd to 3rd जनरेशन, 3rd डिकेड, ठीक है। ये वेल डिफाइंड है, यहाँ पे ग्लैंड्स का बहुत पुअर ग्लैंड फॉर्मेशन होगा, किसमें, एटिपिकल वैरायटी, जिसको हम लोग डिफ्यूज वैरायटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमने बात किया था, ये बाबा जी जो ओल्ड एज है वो कि क्या, ओल्ड एज में इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, तो इंटेस्टाइनल टाइप, क्लासिकल भी बोलते हैं इसको, मेल एल्डरली 5th से 6th, वेल डिफाइंड ग्लैंड हो क्योंकि मिलजुल के रहते हैं। प्लस इनमें खून के रिश्ते को बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, मतलब हीमेटोजिनस स्प्रेड होता है, मतलब भाई बहन को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे लिम्फेटिक स्प्रेड होता है।
या फिर ट्रांसम्यूरल, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि इनका जो साइट देखेंगे, जो मोस्ट कॉमन साइट यहाँ पे मिलेगा, क्या होता है, ये दूर तक से होते हैं, दूर तक के रिश्तों को निभाते हैं सबके साथ मिलजुल के। जो डिस्टल पार्ट इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे प्रॉक्सिमल पार्ट इन्वॉल्व होगा स्टमक का, याद रखना। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो यहाँ स्प्रेड हो गया ना, यहाँ पे जो म्यूटेशन होगा जीन्स का, तो यहाँ पे जो जीन का म्यूटेशन होगा वो एपीसी होगा। कैसे याद रखेंगे, जो जॉइंट फैमिली में आंटी पापा चाचा सब मिलजुल के रहते हैं, तो एपीसी म्यूटेशन यहाँ पे होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ई कैटरीन का एक्सप्रेशन कम होगा। अब कैसे याद रखेंगे, ई कैटरीन क्या करता है, सेल्स को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। और ये तो भाई न्यू जनरेशन के लोग हैं, यंग जनरेशन, एटिपिकल डिफ्यूज वैरायटी वाले, तो ये जुड़ के रहते नहीं हैं, इसलिए इनमें ई कैटरीन कम रहता है। ठीक है। और ये याद रखना, इसको इपिडेमिक टाइप बोलते हैं। जो लॉरेंस क्लासिफिकेशन का जो इंटेस्टाइनल टाइप है, जो क्लासिकल, उसको इपिडेमिक। कैसे याद रखेंगे, जो हमारे पापा दादा है वो क्या है, जॉइंट फैमिली पे बिलीव करते हैं। ठीक है। जो इन दोनों में कॉमन म्यूटेशन होगा वो क्या होगा, P16 और P53, ये कॉमन इनएक्टिवेशन होगा दोनों में। ठीक है। डिफ्यूज टाइप में भी मिलेगा, इंटेस्टाइनल टाइप में भी मिलेगा। तो ये ख़त्म, ये हमारा इतना जानना था हमारे बारे में। हाँ, एक ही ये जानना है कि यहाँ पे आजकल क्या है, जो ये यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन, यहाँ पे मैंने बोला था ना कि यहाँ पे जो ग्लैंड फॉर्मेशन होगा बहुत पुअर होगा। तो यहाँ पे एक करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्नेट रिंग वैरायटी। यंग जनरेशन इंगेजमेंट के बाद से ही फैमिली से अलग हो जाता है, तो सिग्नेट रिंग याद रखना, इंगेजमेंट सिग्नेट रिंग वैरायटी इसी। ठीक है। तो ये लॉरेंस क्लासिफिकेशन हुआ इंटेस्टाइनल और डिफ्यूज। कैसे याद रखना, इंटेस्टाइनल को एक ओल्ड एज मैन मानो जो कि ज्वाइंट फैमिली पे बिलोंग करता है। हेमेटोजेनस स्प्रेड, वेल डिफाइंड ग्लैंड, एपीसी म्यूटेशन। ठीक है। डिस्टल ग्लैंड अच्छे दिखेंगे, इपिडेमिक। अभी नया क्लासिफिकेशन आया है बेलेंडो में, मोलिकुलर क्लासिफिकेशन। मोलिकुलर क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखते हैं, चार चीज़ देखते हैं, माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी, तो इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस है। ठीक है। ये माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी तुम्हारा कहाँ मिलता है, इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ लॉरेंस क्लासिफिकेशन। इंटेस्टाइनल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल। तो क्लासिकल का प्रोग्नोसिस अच्छा है। ठीक है। इप्स्टीन बार वायरस का टाइपिंग करना, ईबीवी टाइपिंग। सीआईएन टाइपिंग क्या है, क्रोमोजोमल इंस्टेबिलिटी, क्रोमोजोमल इंस्टेबिलिटी P53 म्यूटेशन कारण होता है। और एक होता है जीनोमिकली स्टेबल टाइप। तो जीनोमिकली स्टेबल टाइप कौन है, डिफ्यूज टाइप ऑफ लॉरेंस क्लासिफिकेशन। जो लॉरेंस क्लासिफिकेशन हमने ऊपर पढ़ा, उसका जो डिफ्यूज टाइप है वो जीनोमिकली स्टेबल टाइप है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन में कौन कौन से क्राइटेरिया को देखा था, माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी, एप्स्टीन बार वायरस, सीआईएन टाइप और जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, सॉरी जीनोमिकली स्टेबल टाइप। ठीक है। क्लासिफिकेशन है सीवर्ट क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है कि जी जंक्शन गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन पर जो ट्यूमर होते हैं उनका क्लासिफिकेशन है। ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये एनाटॉमिकल कार्डिया मान लिया। तो ये एनाटॉमिकल कार्डिया है, ये ऊपर का स्टेप 1 सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है। और ये 2 सेंटीमीटर से नीचे। तो ये जो एरिया है ये 1 सेंटीमीटर ऊपर और ये 2 सेंटीमीटर नीचे, तो ये वाला जो रीजन इन्वॉल्व होगा। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर ऊपर से लेके 5 सेंटीमीटर ऊपर तक, यहाँ मतलब ये जैसे 5 सेंटीमीटर, तो इसको टाइप 1 बोलेंगे। ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नीचे तक टाइप 2, और 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर ये जो एरिया है टाइप 3। ठीक है। तो 1 2 3 एरिया वाइज देखा जाए तो 1 4 सेंटीमीटर ऊपर 4 सेंटीमीटर का है, 2 3 सेंटीमीटर का है, और 3 भी 3 सेंटीमीटर का। ये सीवर्ट क्लासिफिकेशन है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, हम लोग हाइटस हर्निया क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।
तो हाइटिस हर्निया क्लासिफिकेशन पहले नॉर्मल एनाटॉमी देख लो। ये जेई जंक्शन है, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, ये डायफ्राम है, ठीक है। अगर ये जेई जंक्शन जो है ये ऊपर चल जाए, ये ऊपर करके स्लाइड कर जाए, ठीक है, तो जेई जंक्शन ऊपर आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग हर्निया, ठीक है। ये टाइप 1 हो गया, ठीक है। अभी देखो इसमें जेई जंक्शन तो वहीं पे है, पर ये जो फंडस का पार्ट है ये ऊपर आके हो गया, इसको बोलते हैं रोलिंग हर्निया। जेई जंक्शन नॉर्मल कंडीशन पे इसको ट्रू पारा इसोफेजियल हर्निया ही बोलते हैं। याद रखना कि टाइप 2 में तुम्हारा क्या है, जेई जंक्शन अभी नॉर्मल कंडीशन। अब टाइप 3 में देखो क्या हो रहा है। टाइप 3 में क्या है कि जेई जंक्शन भी ऊपर आ गया है, प्लस रोलिंग भी है, फंडस भी ऊपर आ रहा है। मतलब जो टाइप 3 है वो एक्चुअली में टाइप 1 प्लस टाइप 2 दोनों है, ठीक है, कि रोलिंग भी हो रहा है प्लस तुम्हारा ये भी हो रहा है। और टाइप 4 क्या है कि यहाँ पे देखो टाइप 4 में अदर देन स्टमक कोई और ऑर्गन हर्निएट करके बाहर आ जाए, जैसे मान लो डिओडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसको हम लोग बोलेंगे टाइप 4। अदर देन स्टमक कोई भी आ जाए तो टाइप 4 बोलेंगे। अब कंडीशन देख लो, एक बार याद कर लेते हैं। देखो टाइप 1 में क्या हुआ, स्लाइडिंग आने, जेई जंक्शन ऊपर आ गया। टाइप 2 में देखो जेई वहीं पे, जेई जंक्शन रोल्ड आउट होकर फंडस ऊपर आ गया। 3 में जेई जंक्शन भी ऊपर आ गया, रोल्ड आउट होकर हो गया। 4th में अदर देन स्टोमक कोई और पार्ट आ जाए तो 4 का। तो मोस्ट कॉमन जो है वो टाइप 1 है, पहला क्वेश्चन। टाइप 1 में तुम्हारा क्या होगा, टाइप 1 मोस्ट कॉमन है, इसमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा रिफ्लक्स होगा। जो जीआरडी होता है ना, एसिडिक रिफ्लक्स आता है, वो टाइप 1 में होगा। तो टाइप 1 है टसर्निया में। टाइप 2 में क्या हुआ, ये रोल आउट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें रोलिंग होने के कारण ये देखो यहाँ कंस्ट्रिक्शन है, तो सबसे ज़्यादा नेक्रोसिस होने का चांस कहाँ है, टाइप 2 में। नेक्रोसिस क्यों होगा, क्योंकि इस्कीमिया होने के कारण है, इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा नेक्रोसिस प्लस वॉल्वुलस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो नेक्रोसिस होगा तो अल्सर होगा, और जो अल्सर होगा उसको हम लोग बोलते हैं कैमेरॉन्स अल्सर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पेन बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ रिफ्लक्स होगा, यहाँ पेन होगा। टाइप 3 में पेन भी होगा, मिक्सचर है ना, प्लस रिफ्लक्स भी होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट कॉमन हर्निया कौन हो गया, टाइप 1, ठीक है। पारा इसोफेजियल हर्निया पूछ किसको, तो ट्रू पारा इसोफेजियल टाइप 2 है। टाइप 3 को हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड पारा इसोफेजियल हर्निया, ओके। तो ये हमारा हाइटल हर्निया का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अगर हाइटस हर्निया का अगर क्वेश्चन पूछिए कि सर्जरी क्या करते हैं, तो हाइटस हर्निया रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये जो कैमरॉन अल्सर बोलते हैं इसको और क्या बोलते हैं, राइडिंग अल्सर भी बोलते हैं। अब जो कैमरॉन अल्सर पढ़ ही रहे हैं तो साथ में हम लोग और कौन सा पढ़ लेंगे, 2 अल्सर है हमारे पास, एक है कसिंग और एक है कर्लिंग। आसान है बहुत ज़्यादा। अगर कोई कस के सर पे मार दे, हेड इंजरी में होता है कसिंग हर्निया, कसिंग अल्सर, सॉरी, क्या नाम। अब कर्लिंग अल्सर कैसे याद रखेंगे, बाल कब कर्ल जाएगा, याद करो कि अगर बाल को अगर जलाओगे, किसी चीज़ को हीट करोगे तो वो क्या होगा, कर्ल हो जाएगा, तो कर्लिंग, ठीक है। तो कर्लिंग अल्सर कहाँ मिलेगा, बर्न में। बर्न में स्ट्रेस होता है ना, तो बर्न में जो होता है कर्लिंग अल्सर मिलेगा, ठीक है। अब कसिंग अल्सर कहाँ मिलेगा, कसिंग अल्सर तुम्हारा कस के कोई हेड पे मार दिया, कर्ल कब होता है, जब बर्न होता है, ठीक है। इट्स ओके।